रहमान साहब तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी से मुलाकातें कर रहे हैं। उसके बाद आज उन्होंने बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट दी है। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद जजेस किसी नई अदालत का हिस्सा ना बने, इस मुल्क के 350 सीनियर वकला ने इस हवाले से आज एक खत तहरीर किया है, उस पर बात करेंगे। आबिद साकी साहब होंगे हमारे पास प्रोग्राम के अगले हिस्से में। इसराइली जहारियत 2 माह में 2 बड़ी शहादतें हुई हैं, खित्ते को कैसे शेप अप करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आगाज करते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज कॉन्फ्रेंस की, जाहिर सी बात है आईनी तरमीम की अगर सारे जो इत्तमाम है उसके बिल्कुल बीच में मौलाना साहब का किरदार ना हो तो आईनी तरमीम इतनी आसानी से पास होते हुए दिखाई देती नहीं। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज पार्लियामेंट की वैलिडिटी पर, उसकी लेजिटिमेसी पे ही सवाल उठा दिया और यही पूछ लिया कि क्या ये पार्लियामेंट ये तरमीम पास कर भी सकती है या नहीं। तो ये पार्लियामान तो इतनी बड़ी तरमीम का हकदार नहीं है। इस पार्लियामान का वो मैंडेट नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर सके। हम समझते हैं कि इलेक्शन हो, हकीकी मानों में अवाम के सही नुमाइंदे मैदान में आए, पार्लियामेंट पर अवाम का एतमाद होना चाहिए। इस जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना ये बजाते खुद एक नाइंसाफी। आप ये क्या शख्सियात के बीच में फंस गए। हमें ये जज कबूल है और हमें ये जज कबूल नहीं है और जजों को इसलिए मुद्दत मुलाजमत में इजाफा देना चाहिए और इसलिए हमारे उनकी तादाद में इजाफा करना चाहिए। ये तो फिर सियासी मकासद के लिए आप इतनी बड़ी तरमीम की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान साहब ने यह भी कहा कि आईनी अदालतों के हक में वो है, ये मिसाके जमहूरियत का तकाजा था। आप अदलिया में इस्लाहात लाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाएं जो हमारे COD का हिस्सा है। असेंबलियों से हमें बाहर ना रखें, हम खतरनाक हो जाएंगे, ये किसको पैगाम दे रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब, जरा सुनिए। हम इतने भी कमजोर अपने आप को नहीं समझते कि आप हमें असेंबली से बाहर रखेंगे। हम इन असेंबलियों को फिर अहमियत ही नहीं देंगे। हम मुकम्मल सड़कों पे आ जाएंगे और मुकम्मल सड़कों पे आकर फिर शायद हम उनके लिए ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। हम बाकायदा मैदान में हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा अंदाज बिल्कुल आईन और कानून के दायरे के अंदर जमहूरी अंदाज है। मौलाना फजल रहमान साहब अभी मुकम्मल तौर पर किस तरफ उनका झुकाव है इसका अंदाजा करना आसान नहीं है, क्योंकि जो भी उनसे मिलके आता है उनको लगता है कि मौलाना साहब सबकी बात सुन रहे हैं, सभी की तरफ उनका झुकाव उनको नजर आता है। लेकिन क्या मौलाना फजल रहमान साहब के बगैर भी नंबर पूरे हो सकते हैं? राना सनाउल्लाह साहब ने अबसार आलम साहब के शो में कहा हो सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि मौलाना ऑन बोर्ड हों। नंबर पूरा करने के लिए भी और अदरवाइज भी मौलाना को ऑन बोर्ड रखना चाहिए। उन्हें छोड़ के अगर हम नंबर पूरा करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं होगा। क्या ये मुमकिन है मौलाना के बगैर नंबर पूरा करना? मेरा ख्याल है कि ये हो सकता है। कैसे? मेंबर्स ने वोट देना है। प्रोग्राम के पहले से में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। लेकिन तैमूर साहब, मैं आपसे पहले आगाज करती हूँ बिकॉज सबसे थोड़ी देर पहले मैंने ये गंडापुर साहब की स्टेटमेंट देखी है जिसमें वो इनकलाब लाने की बात कर रहे हैं, कोई गोलियां चलाने की बात कर रहे हैं, कहीं जिरगा करने की बात कर रहे हैं। मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ बिकॉज इस तरह की स्टेटमेंट एक सिटिंग CM की तरफ से अगर आती है तो ये तशवीशनाक बात है। जरा सुन लीजिए और फिर मैं पूछना चाहूंगी कि इरादे क्या हैं आप लोगों के। जी जरा देखें। पंजाब की एंट्री से शुरू हुए और हर 3 किलोमीटर पे शेल ये मारते रहे, गोलियां बरसाते रहे, ग्रेनेड फेंकते रहे, पर ये गोलियां बरसा रहे हैं। हमारे 2 कारकुनों को गोलियां मारी गई, तीसरे कारकुन को गोली लगी, उसका पता नहीं चल रहा। स्ट्रेट शेल मार के 50 से ज्यादा कारकुन हमारे जख्मी हैं। अब बस हो गई है, कोई गोली चलाएगा तो गोली खाएगा। अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम 1 गोली चलाओगे हम 10 चलाएंगे, तुम 1 टीयर गैस मारोगे हम 10 मारेंगे, तुम 1 लाठी मारोगे हम 10 मारेंगे। ये इस्लाह की आखिरी वार्निंग है। मैं बाकायदा तौर पर इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ, क्योंकि इनकलाब के अलावा इस वक्त हमारे पास कोई और हल नहीं। झगड़ा साहब, ये कैसा इनकलाब है? क्योंकि बजाय इसके कि रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे जो लोग हैं वो जज्बात ठंडे करें, वो कोई एंगेजमेंट की पॉलिसी अपनाएं, वो कोशिश करें कि बात वायलेंस तक ना जाए। हालांकि जो हुकूमत ने जिस तरह से इसको डील किया बिल्कुल गलत है, बिल्कुल वो किसी तरीके से इंडोर्स नहीं किया जा सकता। ज्यादती है अपने सियासी मुखालिफ को किसी किस्म की भी पॉलिटिकल एक्टिविटी ना करने देना। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स आनी चाहिए हैं अगर खास तौर पे एक सूबे के वजीर आला हूँ। ये गोली मारना, ये इनकलाब लाना, इज दिस हेल्पिंग योर कॉज? मतलब हुकूमत तो नेक्स्ट टाइम कहेगी कि देखा ये तो गोलियां चलाने की बात करें, अब तो बिल्कुल नहीं आने देंगे आपको। I'll keep it short. हकीकत ये है कि PTI हमेशा पुरअमन रही है। हकीकत ये है कि कल भी गोलियां PTI के वर्कर्स ने, आम सिटीजन्स ने खाई और तब भी पुरअमन रही। और हकीकत ये है कि ये पिछले 1.5 साल की आप जर्नी देख लें, उसमें सिर्फ
عام پاکستانی شہری چونکہ وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو اغوا کیا گیا، ان کو الیکشن نہ لڑنے دیا گیا، ان کے ساتھ اسٹیٹ ٹیرنی ہوئی. میں آپ کو فیکٹس بتا دوں اور حقیقت یہ، اور مجھے 100% کانفیڈنس ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے سارے فالوورز ہمیشہ جو ہے وہ پرامن ہی رہے. ایک بات ہے، یہ صرف پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی بات بھی نہیں ہے. آپ الیکشن کے پہلے سے شروع ہو جائیں، الیکشن کا رزلٹ لے لیں، الیکشن کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں. آج جو سپریم کورٹ کے ساتھ ہو رہا ہے، ایک اتنا امپورٹنٹ ٹاپک، یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا، یہ سارا کچھ جو ہے بلڈوز کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایک حکومت کو پتہ ہے کہ وہ غیر آئینی طور پہ بیٹھے ہیں اور ان کو اپنی چوری چھپانی ہے. تو آپ مجھے بتا دیں کہ جہاں پہ عوام کو کوئی سپیس نہیں مل رہی، ماریا، واٹ ٹو ایکسپیکٹ کہ عوام الٹیمیٹلی کرے گی؟ کیا ہم اس ٹھیک بات ہے جھگڑا صاحب یہ، لیکن آپ گنڈا پور صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو مناسب سمجھتے ہیں؟ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ گولی چلے گی گولی ماریں گے، انقلاب لائیں گے ڈنڈے چلیں گے ڈنڈے ماریں گے، یہ چیزوں کو آپ ایکسلریٹ کر رہے ہیں نا مزید حالات خراب ہونے کی طرف، بجائے اس کے کہ آپ اس میں کوئی انگیجمنٹ کی یا کسی اور پالیسی کی طرف آپ گامزن ہو. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر ڈنڈا ہے تو ہم بھی ڈنڈا چلائیں گے. از دس وائز؟ میرے خیال میں وی شوڈ پروٹیکٹ دا سپریم کورٹ. میرے خیال میں ہمیں مزید کرائسس نہیں بڑھانا چاہیے اس وقت آئینی ترمیم کی بات کرتے ہوئے. میرے خیال میں سب کو لیجٹمیٹ پروٹیسٹ کی حق ہونی چاہیے. میرے خیال میں جب تک وہ پروٹیسٹ پیسفل رہے تو ان کو جو ہے وہ سپیس دینا چاہیے. میرے خیال میں عمران خان کو جب ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اور یونائٹڈ نیشنز نے بھی کہا ہے کہ زبردستی جیل میں رکھا گیا ہے تو ان کو صرف انصاف کی ایکسیس دینی چاہیے. ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمارے ساتھ طارق